स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज रिटन बाय थॉमस हार्डी चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूंगी। मैंने चैप्टर 3, 2 एंड 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसको सुन सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से ना मुझे वो बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मेरे इतने व्यूअर्स है जो मेरा वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोस का। तो ये किसी के लिए भी इट्स वेरी मोटिवेटेड, इट्स वेरी काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं आपके कमेंट्स का इंस्टेंट जवाब देने की। अगर लेट हो जाती हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। So without wasting any more time, I should start. Chapter 4. Henchard's wife acted for the best, but she had involved herself in difficulties. वो बहुत ही best behave कर रही थी, but she had involved herself in difficulties. 100 times she had been upon the point of telling her daughter Elizabeth Jane the true story of her life. उस ऐसा 100 times हुआ होगा कि उसको मौका मिला होगा कि अपनी बेटी को सच्चाई बताए। The tragical crisis of which had been the transaction of at Wagen Fair. वो क्या tragedy हुआ था वहाँ पे Wagen Fair में, when she was not much older than the girl now beside her. वो एकदम ही old, मतलब वो इतनी young नहीं थी ना, बहुत छोटी थी. But she had refrained. पर वो रुकी रही, नहीं बोली. An innocent maiden had thus grown up in the belief that the relations between the genial sailor and her mother were the ordinary ones that they have all had always appeared to be. उसको हमेशा लगता था कि जो सेलर था और उसकी माँ के बीच में वही रिलेशन है जो हर एक हस्बैंड वाइफ में कॉमन होता है। ओके, बट शी डजंट नो दैट द ट्रूथ वाज समथिंग एल्स। द रिस्क ऑफ endangering a child's strong affection by disturbing ideas, वो नहीं चाहती थी कि उसका एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए, which had grown with her growth was to Mrs. Henchard too fearful a thing to contemplate. वो नहीं चाहती थी, उसके लिए बहुत डरावना था वो चीज़ मिसेस हेंचर्ड के लिए। It had seemed indeed folly to think of making Elizabeth Jane wise, but Suzanne Henchard's fear of losing her dearly loved daughter's heart by a revelation, कोई ऐसा चीज़ वो नहीं चाहती थी उसकी बेटी का दिल टूटे, had little to do with any sense of wrong doing on her own part. वो गलत नहीं कर रही थी अपने पार्ट में। Her simplicity, the original ground of Henchard's contempt for her, had allowed her to live on in the conviction that Newson had acquired a morally real and justifiable right to her by his purchase. और उसके दिल में ये हमेशा था कि न्यूसन ने उसको खरीदा है, okay, सुजैन, तो उसके पास राइट था। Though the exact bearing and legal limits of that right were vague, वो तो vague था। It may seem strange to sophisticated minds that a sane young matron could believe in the seriousness of such a transfer. उसको ये चीज़ हमेशा लगता था कि वो ये चीज़ को समझ पाएगी या नहीं। मेट्रन मतलब अ नर्स हु इज इन चार्ज ऑफ अदर नर्सेस, ओके, वो एक मेट्रन बन गई थी। एंड वर देयर नॉट न्यूमरस अदर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम बिलीव द थिंग माइट स्केर्सली बी क्रेडिटेड, बट शी वाज बाय नो मीन्स द फर्स्ट और द लास्ट पीजेंट वुमन। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है, शी वाज बाय नो मीन्स द फर्स्ट और लास्ट पीजेंट वुमन, वो पहली या आखिरी नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ। Who had religiously adhered to a purchaser, as too many rural records show. थॉमस हार्डी यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा होता चला आ रहा था, इसीलिए वो चीज वहां पे हुआ। She was not the first one, not even the last also. मतलब 20-18 साल बाद भी आज भी वो चीज कहीं ना कहीं हो रहा है। He means to say this. The history of Suzanne Henchard's adventure in the interim, and the interim not final, can be told in 2 or 3 sentences. 2 or 3 sentences में से बोला जा सकता है। Absolutely helpless, she had been taken off to Canada, where they had lived several years without any great worldly success. क्योंकि वो helpless थी, तो उसको कनाडा लेके जा चुके थे न्यूसन, और वहाँ पे कोई worldly success नहीं था। Though she worked as hard as any woman could to keep their cottage cheerful and well provided. पर वो पूरी कोशिश करती रही कि अपने कॉटेज को cheerful रखे, वो बहुत काम करती थी। When Elizabeth Jane was about 12 years old and the three returned to England,
जब वो एलिजाबेथ 12 साल की हो गई तो वो लोग वापस इंग्लैंड आ गए एंड सेटल एट फैलमाउथ where न्यूटन मेड अ लिविंग फॉर अ फ्यू years as boatman and generally handy shoeman. वहां पे वो अपना लाइफ कैसे जीता था, वो एक बोटमैन की तरह. ओके, he then engaged in the Newfoundland trade and it was during this period और यही टाइम था that Suzanne had an awakening. उसको एक लगा कि उसको किसी से डिस्कस करना चाहिए. A friend to whom she confided her history ridiculed her grave acceptance of her position. उसने उसको रिडिक्यूल मतलब एक तरह का एक मजाक उड़ाया उसको, या फिर उसको एक एहसास दिलाया उसका पोजीशन का. एंड ऑल वाज ओवर विथ अ पीस ऑफ माइंड. उसका दिमाग का शांति खत्म हो गया. When Newton came home at the end of one winter, he saw that the delusion he had so carefully sustained, जो delusion जो उसने बना के रखा था उसके एक दिमाग में कि हाँ वो लोग ठीक है, वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, had vanished forever. वो सब कुछ खत्म हो चुका था. There was then a time of sadness. एक टाइम आया जब वो बहुत दुखी रह रही थी. In which she told him her doubts. उसने बताया अपने doubts if she could live with him longer. Newton left home again on the Newfoundland trade when the season came round. फिर वो गया. The vague news of his loss at sea a little later on solved the problem. जब उसका न्यूज आया कि वो मर चुका है तो वो प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व हो चुका था. Which had become torture to her meek conscience. उसका टॉर्चर बन चुका था. जब उसके साथ रह रहे थे उसको टॉर्चर लग रहा था. She saw him no more. Of Henchard they heard nothing. To the league subject of her labor, the England of those days was a continent and a mile a geographical degree. कुछ नहीं था इंग्लैंड में, एक कॉन्टिनेंट था. Elizabeth Jane developed early into womanliness. One day, a month or so after receiving intelligence of Newton's death off the bank of Newfoundland, when the girl was about 18, she was sitting on a willow chair in the cottage still occupied. Okay, जब उसको खबर मिला when she was 18, okay, she was sitting on a willow chair, ठीक है, in the cottage still they occupied, जो अभी भी लोगों के पास है, working twine nets for the fishermen. वो एक बूंद रही थी. Her mother was in a back corner of the same room engaged in the same labor. उसकी माँ दूसरे रूम में काम कर रही थी. And dropping the heavy wood needle she was filling, she surveyed her daughter thoughtfully. उसने देखा. The sun shone in at the door upon the young woman's head and hair. sun का एक किरण आया उसके सर के ऊपर, which was worn loose so that the rays streamed into its depths as into a hazel corpse. तो फिर वो एक जो सन का जो रेस था वो एक हेजल ट्री के ऊपर चला गया. Her face, though somewhat wan and incomplete, possessed the raw materials of beauty in a promising degree. There was an under handsomeness in it, struggling to reveal itself though the provisional curves of immaturity and the casual disfigurements that resulted from the straitened circumstances of their lives. पर हालातों की वजह से उसकी चेहरे पे अपने चेहरे का एक टेंशन होता है, वो चेहरे पे वो सारा टेंशन प्रॉब्लम वो सब आ गया था. She was handsome in the bone, hardly as yet handsome in the flesh. She possibly might never be fully handsome unless the carking accidents of her daily existence could be evaded. उसका जो distress था, carking मतलब causing distress और evade मतलब to escape. वो इस चीज से जब तक भाग नहीं जाती या हट नहीं जाती, ये चीज वो उतनी handsome या उतनी बाहर से beautiful नहीं लग सकती. Before the mobile parts of her countenance had settled to the final mood. The sight of the girl made her mother sad, not vaguely but by logical inference. Inference was reduction. Okay, they both were still in that straight waistcoat of poverty from which she had tried so many times to be delivered for the girl's sake. वो चाहती थी कि वहां से अपनी गरीबी से बाहर निकलना, पर नहीं हुआ. The woman had long perceived how zealously and constantly the young mind of her companion was struggling for enlargement. Young mind को उसकी बेटी कैसे वो चाहती थी कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकले. And yet now in her 18 years still reminded but little unfolded. The desire, sober and repressed, of Elizabeth Jane's heart was indeed to see, to hear and to understand. वो चाहती थी समझना. How could she become a woman of wider knowledge, higher repute मतलब the opinion that people have of somebody, bitter as she termed it. This was her constant inquiry of her mother.
वो चाहती थी जानना. She sought further into things than other girls in her positions ever did, and her mother groaned as she felt she could not aid in this search. वो चाहती थी पर उसकी माँ को वो तकलीफ होता था कि वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती. The sailor, drowned or no, was probably now lost to them, and Suzanne's staunch religious adherence to him as her husband and principal, और सुजैन का ये मानना कि वो उसका husband till her views had been disturbed by enlightenment was demanded no more. अब वो नहीं जाती थी. She asked herself whether the present moment, now that she was a free woman again, अब वो अपने आप से पूछी कि अब एक वो free woman है, and were not as opportune a one as she would find in a world when everything had been so inopportune. Okay, for inopportune for making a desperate effort to advance Elizabeth, to pocket her pride and search for the first husband seen wisely or not. वो अपना अब उसका सर्च उसके हस्बैंड के लिए वाइज है या नहीं, द बेस्ट इनिशिएटिव स्टेप, और एक स्टेप लेना चाहते. He had possibly drunk himself into his storm, but he might on the other hand have been too much sense to do so. शायद उसको लगता कि शायद उसका हस्बैंड पूरा पी के पूरा खत्म हो गया होगा. For in her time with him he had been given to bouts only and was not a habitual drunkard. बस उसको बाद में लगा कि नहीं, वो habitual drunkard नहीं था वो. At any rate, the propriety of returning to him if he lived was unquestionable. उसके पास वापस जाना वो unquestionable था उसके लिए, वो सवाल नहीं कर सकती थी. The awkwardness of searching for him lay in enlightening Elizabeth, a proceeding which her mother could not endure to contemplate. She finally resolved to undertake the search without confiding to the girl her former relations with Henchard, leaving it to him if they found him to take what steps he might choose to that end. This will account for their conversation at the fair and the hall-informed state at which Elizabeth was led on board. Okay, हाफ ही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो किसको ढूंढने जा रही है या किसके पास जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन अभी तक उसके पास नहीं थी. तो ये हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ वो आगे बढ़ गई थी. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पार्ट 2 बहुत जल्द एक्सप्लेन करूंगी. पार्ट 1 है ये चैप्टर 4 का, क्योंकि बहुत लेंदी है तो मैं नहीं ज़्यादा चाहती कि आप लोग बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक टाइम आता है वेयर वी ऑल नीड अ ब्रेक. सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बेशक आप मुझे लाइन टाइप करके दे दीजिए, क्योंकि पूरा सुनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो आप वो मुझे लाइन कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी आपको उसका जवाब देने की बहुत जल्द से जल्द. एंड अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल माई नॉन सब्सक्राइबर्स, please subscribe to my channel, and a very big thank you to all my subscribers. Very big thank you to all of you. Dil se thank you very much.